जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी कि बाबर ने भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से 21 अप्रैल 1526 को लड़ा। किंतु दोनों पक्षों की सैनिक शक्ति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। फरिश्ता और अबुल फजल के अनुसार बाबर की सेना में 12,000 और इब्राहिम की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि बाबर की सेना में 25,000 से अधिक सैनिक रहे होंगे, क्योंकि 12,000 सैनिक उसके साथ काबुल से ही आए थे। इसके बाद गजनी, लाहौर और बदख्शा की सेनाएं भी आकर उससे मिल गई थीं। फिर भी बाबर की सेना इब्राहिम लोदी से कम थी। वहीं इब्राहिम लोदी 1 लाख सैनिकों और 1,000 हाथियों को लेकर बाबर का सामना करने के लिए तैयार था। पानीपत में बाबर ने जिस युद्ध को अपनाया वह मूल रूप से रक्षात्मक थी, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे आक्रामक बनाया जा सकता था। बाबर ने अपनी सेना के दाएं भाग को शहर में टिका दिया था, जहां काफी मकान थे। फिर बाएं भाग की सुरक्षा के लिए उसने खाई खोदकर उस पर पेड़ों की डालियां डाल दी थी। उसने सेना के आगे 700 गतिशील गाड़ियों की सुरक्षात्मक दीवार अराबा का निर्माण किया। उसने 2 गाड़ियों के बीच तोपचियों के लिए दूरी या बचाव स्थान बनाए, जिस पर सिपाही अपनी तोपें रखकर गोले चला सकते थे। तोपों को पीछे से अचानक आक्रमण करने के लिए घुड़सवार सेना थी। बाबर इस विधि को ऑटोमन यानी कि रूमी विधि कहता था, क्योंकि इसका प्रयोग ऑटोमन ने ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध प्रसिद्ध लड़ाई में किया था। वहीं बाबर को 2 अच्छे निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं भी प्राप्त थी। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना में परंपरागत 4 भाग थे। पहला अग्रगामी भाग, दूसरा केंद्रीय दल, तीसरा वाम दल, चौथा दक्षिण दल। मुख्य आक्रामक शक्ति केंद्रीय दल में थी। इब्राहिम के पास तोपों या बंदूकों का अभाव था। हालांकि इब्राहिम स्वयं साहसी तथा वीर सैनिक था, लेकिन उसमें उत्तम सेनानायक के गुण नहीं थे। उसे बाबर की युद्ध रक्षा पक्ति का भी कोई आभास नहीं था। उसने सोचा कि अन्य मध्य एशियाई लड़ाकों की तरह बाबर भी दौड़ भागकर युद्ध लड़ेगा और आवश्यकता अनुसार तेजी से आगे या पीछे हटेगा। इसके बाद 1 सप्ताह तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। इसी बीच इब्राहिम लोदी ने न तो शत्रु पर आक्रमण किया और न ही उसने बाबर के सैन्य व्यवस्था को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने राडा सांगा या पूर्वी प्रदेशों के अफगानों से किसी प्रकार की सहायता लेने की भी कोई कोशिश नहीं की। 21 अप्रैल 1526 को बाबर के उकसाने पर इब्राहिम लोदी की सेना ने आक्रमण कर दिया। बाबर इसी अवसर की तलाश में था। उसने रूमी पद्धति के तहत इब्राहिम लोदी की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। केंद्र से उसे घुड़सवारों में विशेषज्ञ ऑटोमन तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तीरों और तोपों के साथ हमला कर दिया। तुगलमा पद्धति नीति के अनुसार मुगल अश्वरोही सैनिकों ने लोदी सेना के पिछले भाग पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद इब्राहिम अपने 5 से 6,000 सैनिकों के साथ अंत तक लड़ता रहा, किंतु दोपहर तक लोदी सेना पूर्ण रूप से पराजित हो गई। इतिहासकारों का अनुमान है कि इब्राहिम के पानीपत की विजय के उपरांत बाबर ने हुमायूं को आगरा पर और अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। 27 अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। दिल्ली होता हुआ बाबर 10 मई को आगरा आया। यहाँ उसे इब्राहिम लोदी द्वारा एकत्र शाही खजाना मिला, जिसमें ग्वालियर नरेश राजा विक्रमाजीत से छीना गया सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने लूटे गए धन को अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया। उसने प्रत्येक काबुल निवासी को 1-1 चांदी का सिक्का भेंट किया, जिसके कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत के विजय के कारण दोनों पक्षों के युद्ध कौशल, सेनापतित्व, अस्त्र शस्त्र अनुशासन, आत्मविश्वास का परीक्षण हुआ था। अफगान भी मुगलों के समान लड़ाकू थे और इब्राहिम भी बाबर के समान साहसी और दृढ़ संकल्पी था। लेकिन युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम की पराजय। यह परिणाम देखा जाए तो अनपेक्षित नहीं था, क्योंकि बाबर की जीत के कारण थे जो इब्राहिम लोदी की हार की वजह बने। वहीं इतिहासकार मानते हैं कि बाबर एक श्रेष्ठ सेनापति था। वह मध्य एशिया में अनेक भीषण रक्षात्मक युद्ध लड़ चुका था और उसके बार बार निर्वासन और संकटों ने उसे एक श्रेष्ठ सैनिक बना दिया। उसने उज्बेकों, तुर्कों और मंगोल ईरानियों तथा उस्मानी तुर्कों से
विभिन्न युद्ध चालों और रण कौशलों को भी सीखा था। घोर विपत्ति में भी वह शांत और स्थिर भाव से अपनी सेना पुनर्गठित कर सकता था। इसके विपरीत देखा जाए तो इब्राहिम का युद्ध कौशल निम्न कोटि का था और उसमें योग्य सेनापति के गुणों का पूर्णतया अभाव था। बाबर के तोपखाने तथा बंदूकों के युद्ध में मुख्य भूमिका थी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया और तोपखाने के भयंकर विनाश के कारण ही इब्राहिम की सेना में भगदड़ मच गई। वहीं कहा जाता है कि अफगान तोपखाने से परिचित थे, लेकिन उन्होंने तोपखाने को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही बाबर की रणनीति जानने का कोई प्रयास किया। उनकी यह नीति और बाबर के पास तोपखाना जो बाबर की विजय का कारण बनी। इसके अलावा इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, जिसे उसने उज्बेकों से सीखा था। वहीं इब्राहिम राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी दुर्बल स्थिति में था। उसे अफगान अमीरों का सहयोग नहीं मिला। उसकी संदेही प्रकृति तथा अमीरों के प्रति कठोर नीति ने अफगानों को विभाजित कर दिया था और वे एकजुट होकर युद्ध नहीं कर सके। भारत के मध्यकालीन इतिहास में पानीपत का युद्ध एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है। पहला यह युद्ध अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगानों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल राजवंश की स्थापना हुई, जिसने अगले 200 वर्षों के समय में श्रेष्ठ और कुशल प्रशासक दिए। इस काल में भारतीय इस्लामिक संस्कृति का विकास काफी तेजी से हुआ। तीसरा, पानीपत की विजय के बाद बाबर के दुर्दिनों का अंत हो गया। वह भारत में मुगल राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित कर सकता था। वहीं पानीपत की विजय से बाबर के अधिकार में केवल दिल्ली और आगरा ही आए थे, जबकि बिहार में अफगान पुनर्गठित हो रहे थे और राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में दिल्ली पर अपना दावा ठोक रहे थे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र में उतनी निर्णायक नहीं थी जितनी समझी जाती है। इसका वास्तविक महत्व इस बात से है कि उसने उत्तर भारत पर आधिपत्य के लिए संघर्ष का एक नया युग आरंभ कर दिया। पानीपत की विजय के बाद बाबर के सामने बहुत सी कठिनाई आई। वहीं बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है कि उसके बहुत से बेग भारत में लंबे अभियान के लिए तैयार नहीं थे। गर्मी का मौसम आते ही उनके संदेह बढ़ गए। वे अपने घरों से दूर अनजाने और शत्रु देश में थे। बाबर कहता है कि भारत के लोगों ने अच्छी शत्रुता निभाई। उन्होंने मुगल सेनाओं के आने पर गांव खाली कर दिए। निसंदेह तैमूर द्वारा नगरों और गांवों की लूटपाट और कत्लेआम उनकी यादों में ताजा थे। शायद इसलिए उन्होंने उसके आगमन से पहले ही गांव खाली कर दिए। बाबर यह बात जानता था कि भारतीय साधन ही उसे एक सुदृढ़ साम्राज्य बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए उसने दृढ़ता से काम लिया और भारत में रहने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी और उन बेगों को छुट्टी दे दी जो काबुल लौटना चाहते थे। इससे उसका रास्ता साफ हो गया। लेकिन उसके इस निर्णय के बाद राणा सांगा से उसकी शत्रुता बढ़ गई, जिसके बाद एक और युद्ध उसके सामने तैयार हो गया, जो उसका भारत में रहना और ना रहना निर्णय करने वाला था।